अस्सलामुअलैकुम। सच न्यूज़ के साथ मैं हूं रजा अब्बास। मैं हूं हुमा दुरानी और इस बुलेटिन में हमारा साथ देंगे मिर्जा एहतशाम। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, तफसीली खबरें ब्रेक के बाद। आप रहिए सच न्यूज़ के साथ। पाकिस्तान में उर्दू अदब का एक और सितारा गरूब हो गया है। आपको बता रहे हैं कि उनको दिल का दौरा पड़ने के सबब उनका इंतकाल हुआ। पाकिस्तान में उर्दू अदब का एक सितारा गरूब हो गया। मारूफ शायर और मुसन्निफ अमजद इस्लाम अमजद चल बसे। अमजद इस्लाम अमजद की उम्र 78 बरस थी। उन्होंने 1964 में पंजाब यूनिवर्सिटी से MA उर्दू पास किया और दर्स व तदरीस से मुंसलिक हो गए। कुछ अर्सा नेशनल सेंटर से वाबस्ता रहे। वो चिल्ड्रन लाइब्रेरी कैम्प्लेक्स लाहौर के प्रोजेक्ट डायरेक्टर के ओहदे पर भी फाइज रहे हैं। अमजद इस्लाम अमजद ने शायर, ड्रामा निगार और नक़ाद की हैसियत से शोहरत हासिल की है। ब्यूरो चीफ लाहौर हनीफ कमर ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे मजीद बात करेंगे इस हवाले से। हनीफ कमर, कहिएगा कि उर्दू अदब एक चमकते दमकते सितारे से महरूम हो गया। जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं कि अमजद इस्लाम अमजद अदब की दुनिया का बहुत बड़ा नाम थे और उन्होंने पाकिस्तान में ड्रामा, शायरी और अपने कालमों के जरिए और अपनी तसनीफ व तालीफ के जरिए उन्होंने न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में एक मकाम बनाया। वो बड़े पाकिस्तान के नामवर शुअरा, अदीब और जो लिखने वाले थे उनके उस्ताद थे, उनके उस्ताद का दर्जा रखते थे। वो उनकी वफात से अदब की दुनिया में एक बड़ा खला पैदा हुआ है। उन्होंने मुतअद्दिद ड्रामे लिखे और उनके ड्रामे जो ख़ास तौर पर PTV से नशर हुए, उन्होंने पाकिस्तान के समाज पर बड़े मुस्बत असरात मुरतब किए। उनके इस्लाही नौइयत के ड्रामे होते थे और हर ड्रामा किसी न किसी इस्लाही मैसेज उसके अंदर होता था। उन्होंने बेशुमार तसानीफ लिखी, गजल गोई में, नज्म में उनका कोई सानी नहीं। अदब की दुनिया में 78 साल की उम्र में उनका इंतकाल हुआ। वो रात अपने घर में ही सोए थे और सुबह उठे नहीं और खदशा ये जाहिर किया जा रहा है कि उन्हें रात को दिल का दौरा पड़ा जो जानलेवा साबित हुआ। सुबह जब उनके अहले खाना ने उनको जगाने की कोशिश की तो वो अब्दी नींद सो चुके थे। अमजद इस्लाम अमजद पंजाब यूनिवर्सिटी से फारिग तहसील थे। उन्होंने MA उर्दू किया हुआ था और MA कॉलेज लाहौर के शोबे उर्दू में वो उस्ताद रहे और पंजाब आर्ट्स काउंसिल जो पाकिस्तान में पंजाब में लिटरेचर का एक बड़ा इदारा है, पाकिस्तान में फ़नून लतीफ़ा के फ़रोग़ का, उसके वो डिप्टी डायरेक्टर भी रहे। मुतअद्दिद उन्होंने अवार्ड हासिल किए। वो सदारती अवार्ड याफ्ता थे, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस उनको मिला। वो एक बेहतरीन उस्ताद रहे। चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स लाइब्रेरी है यहाँ लाहौर में, उसके भी वो डायरेक्टर रहे। MA कॉलेज का शोबा तदरीस उनकी कमी खास तौर पर महसूस करता रहेगा। इसके अलावा उन्होंने बड़े शोरा आफाक जो है ड्रामे लिखे, जिनमें वारिस उनका ड्रामा बड़ा मशहूर, वारिस है, दिन है, रात है। इसके अलावा भी उनकी बेशुमार नज़में हैं जो ज़ुबान ज़द आम, और उनके जो शायरी है उसका तर्जुमा अरबी में, अंग्रेजी में और कई ज़ुबानों में हो चुका है। मारूफ शायर, अदीब, ड्रामा नवीस अमजद इस्लाम अमजद इंतकाल कर गए हैं। अमजद इस्लाम अमजद आज 78 बरस की उम्र में हरकत कल्ब बंद होने से इंतकाल कर गए हैं। ब्यूरो चीफ लाहौर हनीफ कमर हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया। हमारे नाजरीन को एक दफ़ा फिर से आगाह कर देते हैं कि मारूफ शायर, अदीब, ड्रामा नवीस अमजद इस्लाम अमजद इंतकाल कर गए हैं। अमजद इस्लाम अमजद 78 बरस की उम्र में हरकत कल्ब बंद होने से इंतकाल कर गए हैं। इसी के साथ हमें अभी ज्वाइन किया है मारूफ शायर भी हैं, उर्दू दान भी हैं, इफ्तिखार आरिफ साहब ने। इफ्तिखार साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कहिएगा कि आज अफसोसनाक खबर सुबह सामने आई, अमजद इस्लाम अमजद, एक बड़ा नाम, एक बड़ी शख्सियत अब हम में नहीं रहे। जी, बहुत बहुत अफसोसनाक खबर है और ये आमतौर पर ये कहा जाता है कि फरा साहब रुखसत हो गए तो ये खला पैदा हो गया। बिलाशुबा ये पाकिस्तान का और उर्दू का, उर्दू दुनिया का और अदबी और सकाफी दुनिया का बहुत बड़ा नुकसान है। वो हमारे बहुत बड़े ड्रामा निगार थे, बहुत अच्छे और बहुत ही मकबूल शायर थे और 50 बरस को वही थे उनका तख्लीकी सफर। उन्होंने बहुत से यादगार ड्रामे लिखे
खास तौर पर उनका ड्रामा सीरियल जो था वारिस, वो तो बाकायदा एक्सनबी की हैसियत रखता है और बच्चे बच्चे को उसके किरदारों के नाम याद है। बिल्कुल इसी तरह उनकी शायरी, उनकी नज़में, मोहब्बत की नज़में, उनके गीत, उनके कॉलम, उनकी शायरी। अभी पिछले दिनों हमारे दोस्त बेदार बख्श ने उनकी तमाम शायरी का अंग्रेजी में तर्जुमा किया। सारी दुनिया में जहाँ जहाँ उर्दू बोलने और पढ़ने वाले लोग हैं, अमजद से बहुत मोहब्बत की जाती थी। हम लोग 70 की दहाई से शेर कहने का आगाज किया था और अमजद हमारी नस्ल के सबसे मकबूल शायर थे। उनका रुखसत होना जो है वो बड़ा सानहा है। यकीनन और उनका अभी हाल रुखसत ही होना में बड़ा सानहा है। इफ्तिखार साहब, कहिएगा, बेशक वो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं थे। आप क्या समझते हैं, आपने उनको पर्सनल जिंदगी में किस तरह का पाया? उनकी पर्सनालिटी क्या थी, कैसी थी? मोहब्बत करने वाले और नरखू आदमी। अभी परसों नरसों मेरी उनकी बात किसी सिलसिले में हुई। वो अभी अभी उम्रे से वापस आए थे और मेरी तबीयत उनकी जरा सी खराब रहती थी, मगर ये अंदाजा नहीं था। अभी परसों मेरी उनसे किसी मसले में बात हुई और अभी जरा से बीमार थे और मगर उसके बाद बच्चों के साथ, बेटे के साथ उम्रे पे गए थे और वापस आए और अब ये खबर सुनने में आई कि वो रुखसत हो गए। से इफ्तिखार आरिफ साहब, मैं ये आपसे जानना चाहूँगा, चूँकि जब हम जैसे तालिब इल्मों से पूछा जाता है कि इफ्तिखार आरिफ की शायरी की पहचान क्या है, तो हम बताया करते हैं कि मक्तल है और करबला है। ये इस्तिआरे आप तमाम इन शायरी के अंदर आपकी पहचान भी है। मगर अमजद इस्लाम अमजद की शायरी को उन्होंने एक बहुत सारी ऐसी जहतें हैं जिन्हें रोशनास भी करवाया है। तो मैं आपके मुँह से सुनना चाहूँगा कि आप क्या समझते हैं कि उनकी शायरी की जो पहचान थी वो क्या थी, और वो इशारे किनाइए किसके गिर्द वो ज़्यादा घुमा करती थी? जी, असल में वो मोहब्बत के शायर थे। उन्होंने जो गीत लिखे, जो उन्होंने गज़लें लिखी, जो उन्होंने नज़में लिखी, हम मुशायरे में जाते थे, आवाज़ आती थी कि मोहब्बत वाली जो नज़्म, फलां सी नज़्म जजीरे पे याद रखना, और सिर्फ में लोगों का अलमिया बहुत मशहूर उनकी नज़्म थी। ऐसे ही एक जो अली ज़ीशान के लिए एक नज़्म अपने बेटे के लिए, तो बहुत ही अच्छा, और ये नज़्म तो बहुत ही खूबसूरत लिखते थे। और अभी मैं और किशोर और शकील यादव, हम तीनों लोग जा रहे हैं वहाँ लाहौर की तरफ, और उनके को याद भी कर रहे हैं, उनके शेर भी पढ़ रहे हैं। वो तेरे विशाल की बारिशें किसी और छत पे गुजर गई, तो वो तेरे नसीब की बारिशें किसी और छत पे बरस गई। दिले वाह, बेखबर उसे दिले बेखबर उसे भूल जा, उसे भूल जा। कैसी और हर वक्त हंसना बोलना, और किसी महफिल में जहाँ भी अमजद बैठे हों, अता बैठे हों, तो बस कहे गूंजते रहते थे। और पिछले दिनों इधर हमारी मुलाकात हुई थी कराची में, मुशायरे तशरीफ लाए हुए थे, और होटल में जरा सी कोई तकलीफ हो गई थी, मगर शाम को मुशायरे हम लोगों ने साथ मुशायरा पढ़ा और साथ वापस आए। बहुत कदम हुआ उसके जाने का, और बहुत तकलीफ दे है। मारूफ शायर इफ्तिखार आरिफ हमारे साथ मौजूद थे। वो फरमा रहे थे कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में अमजद इकबाल अमजद को एक अच्छा इंसान पाया है। अमजद इस्लाम अमजद 78 बरस की उम्र में हरकत कल्ब बंद होने से इंतकाल कर गए हैं। ठीक है, आप हमारे साथ ही रहिएगा। इफ्तिखार साहब हमें ज्वाइन किया है मारूफ शायर अरशद मलिक साहब ने भी, बहुत मशकूर है आपके कीमती वक्त के। सर, कहिएगा, अफसोसनाक खबर सामने आई है कि आज सुबह 78 बरस की उम्र में हरकत कल्ब बंद होने से अमजद इस्लाम अमजद इंतकाल कर गए हैं। उर्दू अदब का एक चमकता सितारा आज गरूब हो गया है। अरशद साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? अगर आप हमारे साथ मौजूद हैं तो कहिएगा।
हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है। हमारे नाज़रीन को आगाह कर देते हैं कि अमजद इस्लाम अमजद का तारुफ सिर्फ नज़्में और गज़लें ही नहीं बल्कि चशम कुशा कालम भी है और वो एक मारूफ शायर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। का हिस्सा बनाए। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब में इलेक्शन की तारीख देने की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया है। महफूज फैसला आज ही सुनाया जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट में तहरीक इंसाफ की पंजाब में इलेक्शन की तारीख देने की दरखास्त पर समाअत हुई। आईजी पंजाब उस्मान अनवर अदालत के रूबरू पेश हुए। जस्टिस जवाद हसन ने आईजी से इस्तफसार किया कि आईजी साहब आप इलेक्शन के बारे में क्या कहते हैं। आईजी पंजाब ने कहा कि हमने अपनी तजावीज़ इलेक्शन कमीशन को दे दी हैं। इंतखाबात से मुतालिक जो इलेक्शन कमीशन का फैसला होगा हम उस पर अमल दरामद करेंगे। मज़ीद तफसीलात भी जानते हैं, हमारे साथ नबील नकवी लाहौर से मौजूद हैं। नबील, क्या तफसीलात हैं इस फैसले की? जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट में पंजाब में इंतखाब करवाने केस की समाअत हुई। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस जवाद हसन ने केस की पे जो समाअत की है, जबकि अदालत की जानिब से फैसला महफूज कर लिया गया है और आज ही सुनाए जाने का इम्कान है। लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस जवाद हसन की जानिब से जो समाअत हुई उसमें आईजी पंजाब और इलेक्शन कमिश्नर और चीफ सेक्रेटरी जो पेश हुए। ताहम जब आईजी पंजाब उस्मान अनवर लाहौर हाई कोर्ट में पेश हुए तो अदालत ने इस्तफसार किया कि आईजी साहब आप इलेक्शन के बारे में क्या कहते हैं, जिस पर आईजी पंजाब ने कहा कि मैं अभी आया हूँ, उसके इस केस के बैकग्राउंड का मुझे नहीं पता, लेकिन हम अदालत और इलेक्शन कमीशन के फैसले पर अमल दरामद करेंगे। जिस पर अदालत ने कहा कि हमें आपकी जानिब से यकीन दिलानी चाहिए थी, अगर आप जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। जिसके बाद चीफ सेक्रेटरी से ने कहा कि हम अदालत इलेक्शन कमीशन के फैसले पर अमल दरामद के पाबंद हैं। जिसके बाद अदालत ने चीफ सेक्रेटरी को भी जाने की इजाजत दे दी। जस्टिस जवाद हसन ने आइन का आर्टिकल 220 पढ़कर सुनाने का हुक्म दिया। वकील इलेक्शन कमीशन का कहना था ये केस इलेक्शन की तारीख देने का है, तारीख देना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार ही नहीं है। बहुत शुक्रिया नबील। इस हवाले से मज़ीद भी तफसीलात लेंगे। आपको एक बार फिर आगाह करते चलें कि बाकायदा अब फैसला महफूज कर लिया गया। ये फैसला आज ही सुनाए जाने का इम्कान है। आपको आगाह करते चलें, पंजाब में इलेक्शन की तारीख देने की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया गया है। ये फैसला आज ही सुनाए जाने का इम्कान है। नबील नकवी, बहुत शुक्रिया, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। हुकूमत ने 170 अरब रुपए के टैक्सेस लगाने का फैसला कर लिया है। वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने कहा है कि नए टैक्सेस लगाने के लिए मिनी बजट लाना पड़ेगा। इमरान खान का IMF से मुआहिदा हम निभा रहे हैं। IMF की बाज़ इस्लाहात पाकिस्तान के हक़ में है। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने कहा, कल IMF से मुज़ाकरात का आखिरी दौर हुआ। पाकिस्तान और IMF ने कई उमूर पर इत्तेफाक किया। अब वर्चुअल मीटिंग होगी जिसमें चीज़ों को आगे लेकर चलेंगे। मेरे नज़दीक ये 10 दिन की जो डायलॉग थी ये पॉजिटिवली कंक्लूड हुई है। किसी चीज़ के ऊपर अभी कोई इबाम नहीं है। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि मुमकिन कोशिश है कि कोई ऐसा टैक्स ना लगे जो डायरेक्ट आम आदमी पर बोझ बने। ये 170 अरब रुपए इसी माली साल में पूरे करना है। इसहाक डार का कहना था कि गैस के सेक्टर में भी गर्दिशी कर्जे को मज़ीद रोकना है। अनटारगेटेड सब्सिडीज को मिनिमाइज करेंगे। गैस के सर्कुलर डेट के फ्लो को भी जीरो करना है। वज़ीर ख़जाना ने कहा है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में लेवी को 5-5 रुपए बढ़ाया जाएगा। सेल टैक्स नहीं लगाया जाएगा। मिनी बजट लाना पड़ेगा, खा बिल की शक्ल हो या ऑर्डिनेंस की सूरत में। पेट्रोल पे 50 रुपए की लिमिट हम पूरी कर चुके हैं माजी में। जो 50 रुपए की डीजल पे थी उसमें 40 पूरे हो चुके हैं। तो इस पे जो बैलेंस है 10 रुपए, वो हमें 5-5 रुपए 1 मार्च 1 अप्रैल को, बट ऑटोमेटिकली दैट हैड टू बी डन। इसहाक डार बोले कि गुज़श्ता 5 साल में 24वें नंबर पर मईशत को 47वें मईशत पर ला खड़ा कर दिया। PDM इमरान खान की हुकूमत के IMF से किए गए मुआहदे पर अमल कर रही है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में तय किया है कि 360 अरब से हुकूमत 400 अरब पर लेकर जाएगी। 24वीं मईशत से 47 बना दिया और कर्जे थे 70% बढ़ा दिए हैं। जो डेट सर्विसिंग थी वो अपने नाकाम पॉलिसी की वजह महंगाई का तूफान खड़ा कर दिया है। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार का कहना था कि दोस्त ममालिक से इमदाद मिलने की उम्मीद है। $5-7 मिलियन आने दें तो सब बिजनेस शुरू हो जाएगा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ PTI एहतजाज और कार्य सरकार मुदाखलत केस में इमरान खान की तिबी बुनियादों पर हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है।
اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت کے جج راجہ جواد عباس حسن نے کیس کی سماعت کی۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل بابر اوان نے عدالت میں دلائل دیتے ہوئے کہا کہ عمران خان زخمی ہیں جس کے باعث پیش نہیں ہو سکتے، اس لیے حاضری سے استثناء کی درخواست کو منظور کیا جائے۔ 21 اکتوبر کو مقدمہ ہوا اور 24 کو عمران خان کی ضمانت منظور ہوئی۔ پروسیکیوٹر نے کہا کہ شوکت خانم کا میڈیکل قانونی طور پر لیگل نہیں ہے۔ فاضل جج نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ عمران خان کی زمان پارک سے ایک ویڈیو جاری ہوئی جس میں پیدل چلتے ہوئے نظر آئے۔ جج راجہ جواد عباس حسن نے بابر اوان سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ آپ عمران خان کی مستقل ضمانت پر دلائل دیں۔ پہلے یہ بتا دیں کہ دہشت گردی کی دفعات کیس میں کیسے لگی ہیں۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے عمران خان کی طبی بنیادوں پر حاضری سے استثناء کی درخواست مسترد کرتے ہوئے 15 فروری کو طلبی کے لیے سمن جاری کر دیے ہیں۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر عمران خان کو حاضری یقینی بنانے کا حکم دیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو قومی اسمبلی کی 43 نشستوں پر ضمن انتخاب کا شیڈول روکنے کا تحریری حکم جاری کر دیا۔ فیصلے کے مطابق الیکشن کمیشن کی جانب سے ارکان کو معطل کرنے کا نوٹیفیکیشن 7 مارچ تک معطل رہے گا۔ ہائی کورٹ نے حکم دیا کہ الیکشن کمیشن قومی اسمبلی کے 43 حلقوں میں تاحکم ثانی ضمنی الیکشن نہیں کرائے گا۔ لاہور ہائی کورٹ نے 43 ارکان قومی اسمبلی کے استعفے منظور کرنے کے خلاف دائر درخواست کا تحریری حکم جاری کر دیا۔ 4 صفحات پر مشتمل عبوری تحریری حکم جسٹس شاہد کریم نے جاری کیا، جس میں عدالت نے 43 نشستوں پر ضمنی انتخاب کو روکتے ہوئے حکم دیا کہ ان نشستوں پر الیکشن شیڈول نہیں جاری کیا جائے گا۔ تحریری حکم میں یہ بھی کہا گیا کہ عدالت الیکشن کمیشن کے جاری کردہ 25 جنوری کے نوٹیفیکیشن کو معطل کرتی ہے۔ عدالت نے درخواست کو سماعت کے لیے منظور کر لیا اور فریقین کو تحریری جواب داخل کرنے کی ہدایت جاری کر دی ہے۔ درخواست پر مزید سماعت 7 مارچ کو ہوگی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اسلام آباد کے بلدیاتی انتخابات سے متعلق انٹرا کورٹ اپیلیں 14 فروری کو سماعت کے لیے مقرر کر لی گئی ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے رجسٹرار آفس نے کاز لسٹ جاری کر دی ہے۔ چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس سمن رفت امتیاز پر مشتمل اسلام آباد ہائی کورٹ کا 2 رکنی بینچ سنگل بینچ کے فیصلے کے خلاف اپیلوں پر سماعت کرے گا۔ عدالت نے 7 فروری کو انٹرا کورٹ اپیلوں پر سماعت کی تھی۔ الیکشن کمیشن، وفاقی حکومت اور لیگی رہنما نے سنگل بینچ کے فیصلے کے خلاف اپیل دائر کر رکھی ہے۔ سپریم کورٹ میں شریف فیملی کی شوگر ملز کی کپاس کے علاقوں میں منتقلی کے خلاف دائر درخواستوں پر سماعت۔ پنجاب حکومت کی جانب سے درخواستیں واپس لینے کی استدعا پر عدالت نے برہمی کا اظہار کیا۔ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی نے ریمارکس دیے کہ کیس عدالت میں ہے تو مسئلہ کیسے حل ہو گیا؟ کیا عدالتیں پنجاب حکومت چلاتی ہیں؟ جسٹس اعجاز الاحسن کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے کیس کی سماعت کی۔ دوران سماعت پنجاب حکومت کی جانب سے سپریم کورٹ میں دائر درخواستیں واپس لینے کی استدعا کی گئی۔ عدالت نے پنجاب حکومت کی درخواستیں واپس لینے کی استدعا پر برہمی کا اظہار کیا۔ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی نے کہا، کیا مطلب؟ آپ کیس کیوں واپس لینا چاہتے ہیں؟ نمائندہ پنجاب انڈسٹریز اینڈ کامرس ڈپارٹمنٹ نے جواب دیا، شوگر ملوں کی منتقلی کا مسئلہ حل ہو چکا ہے۔ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی نے کہا کہ کیس عدالت میں ہے تو مسئلہ کیسے حل ہو گیا؟ کیا عدالتیں پنجاب حکومت چلاتی ہیں؟ زیر التوا مقدمے پر پنجاب حکومت کیسے خط لکھ کر واپس لے سکتی ہے؟ فوری اس خط کو واپس لیں۔ جسٹس اعجاز الاحسن نے ریمارکس دیے، پنجاب حکومت اپنی استدعا کو طریقہ کار کے مطابق دائر کرے، جائزہ لیں گے۔ عدالت نے وکیل کی استدعا پر کیس کی مزید سماعت 28 فروری تک ملتوی کر دی۔ سپریم کورٹ میں نیب ترامیم کے خلاف چیئرمین تحریک انصاف کی درخواست پر سماعت آج پھر ہوگی۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے ریمارکس دیے تھے کہ کیوں نہ عمران خان کو بلا کر پوچھا جائے کہ اسمبلی نہیں جانا تو الیکشن کیوں لڑ رہے ہیں۔ ملک میں تمام مسائل کا حل عوام کے فیصلے سے ہی ممکن ہے۔ نیب ترامیم کے خلاف عمران خان کی درخواست پر سپریم کورٹ میں سماعت ہوئی۔ وفاقی حکومت کے وکیل مخدوم علی خان نے نیب ترامیم پر عمران خان کا حق دعویٰ نہ ہونے پر دلائل دیتے ہوئے کہا کہ عدالت آرٹیکل 184(3) پر محتاط رہے۔ آرٹیکل 184(3) کے تحت کسی بھی درخواست پر قانون سازی کا عدم قرار دی گئی تو معیار گر جائے گا۔ آرٹیکل 184(3) کا اختیار عوامی معاملات میں ہوتا ہے۔ آصف زرداری پر عمران خان کے قتل کی سازش کے بیان کا کیس، شیخ رشید نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ضمانت بعد از گرفتاری کی درخواست دائر کر دی۔ شیخ رشید کی درخواست ضمانت پر سماعت 13 فروری کو ہوگی۔ سیاسی انتقام کا نشانہ بنانے کے لیے مقدمات درج کیے جا رہے ہیں۔
आसिफ जरदारी के खिलाफ बयान पर मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। आसिफ जरदारी ने कोई शिकायत नहीं की, तीसरे फरीक की शिकायत पर मुकदमा बना। दरख्वास्त में यह मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। दरख्वास्त में मज़ीद कहा गया कि जेल में हूँ, अब मज़ीद किसी तफ्तीश के लिए पुलिस को मेरी ज़रूरत नहीं है, मचल के जमा करवाने पर तैयार हूँ और ज़मानत मंजूर होने की सूरत में शुक्रगुजार होंगे। उन्होंने कहा कि मेरी ज़मानत मंजूर की जाए। दरख्वास्त ज़मानत बाद अज़ गिरफ्तारी थाना पारा में दर्ज मुकदमे में की गई है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने PTI रहनुमा अली अमीन गंडापुर की ज़मानत क़ब्ल अज़ गिरफ्तारी ज़मानत में 24 फरवरी तक की तौसीह कर दी है। आपको बता रहे हैं, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने PTI रहनुमा अली अमीन गंडापुर की ज़मानत क़ब्ल अज़ गिरफ्तारी ज़मानत में 24 फरवरी तक की तौसीह कर दी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तुर्की के ज़लज़ला मुतासरीन के लिए इमदादी सामान की बड़ी खेप रवाना कर दी। सामान में 20 टन खैमे, अद्वियात और खाने पीने समेत दीगर ज़रूरी सामान शामिल है। बोले, तुर्की और शाम में खौफनाक ज़लज़ला आया, गुज़श्ता 100 साल में ऐसी तबाही नहीं देखी। पाकिस्तान इन हालात में कभी भी तुर्किया को अकेला नहीं छोड़ेगा। इस वक्त तुर्की और शाम में हज़ारों लोग, हमारे बुज़ुर्ग बहनें, भाई और बच्चे, वो अल्लाह को प्यारे हो गए और लाखों लोग बेघर हो गए। इतनी तबाही देखती आंख ने पहले शायद असरे हाज़र में कम ही देखी होगी। अल्लाह ताला के फज़ल करम से मुझे पूरा यकीन है कि तुर्की के अवाम अपने लीडर मेरे भाई जनाब सदर तैयब अर्दवान की लीडरशिप में इंशाअल्लाह इन मुश्किल हालात से ज़रूर निकलेंगे और इसी तरह शाम के अवाम भी दिलेरी से मुश्किलात का मुकाबला करते हुए ज़रूर इससे निकलेंगे। कराची में बढ़ती महंगाई अद्वियात पर भी असरअंदाज होने लगी है। दवाओं के मुतबादिल इंजेक्शंस मार्केट से ही गायब हो चुके हैं। किरण फातिमा रिपोर्ट करेंगे। कराची में पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतों के असरात अशिया खुर्दोनोश के बाद दवाओं पर भी वाज़ेह तौर पर आया होने लगी। अमराज से सेहतयाब करने वाली कुछ दवाएं महंगी, जबकि कुछ दवाएं मार्केट से ही गायब हो गई। अभी जो है मेडिसिन की जो शॉर्टेज थी वो अब थोड़ी बहुत कम होती जा रही है। जैसे पेनाडोल अभी लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर कंपनीज जो है देना स्टार्ट हो गई है, लेकिन जो प्राइस इंक्रीज़ हुई है वो बहुत ज़्यादा हुई है। जैसे पेट्रोल की कीमत जब से बढ़ी है, पेट्रोल जब से बढ़ा है, उसके बाद से सर्जिकल आइटम्स हो गए, वो सब बहुत ज़्यादा प्राइस अप कर गए हैं। अस्पताल में जेर इलाज मरीजों के रोते सिसकते घर वाले दवाओं की बढ़ती कीमतों पर हुकूमत से नाला दिखाई दिए। खाने के पैसे भी नहीं, हम दवाई नहीं ले सकते, बहुत महंगा हो गया है, हम क्या करें, हम गरीब लोग किधर जाएं। 500 का 600 का मिलता था, अभी ये 1270 का 4 पैकेट मिलता है, हम लोग गरीब लोग किधर जाए। रोज बरोज बढ़ती हुई महंगाई ने अवाम से अब जीने का हक भी छीन लिया। ताहम अवाम सवाल करने के हक बजानिब है कि आखिर ये ड्रग डीलर्स माफिया का गिरेबान कब पकड़ा जाएगा। दवाओं की कीमतों में भी इजाफे से अवाम बिलबिला उठे हैं। ताहम हुकूमत को चाहिए कि इन दवाओं की कीमतों को कम करे। कैमरामैन सिराज अब्बास के साथ किरण फातिमा, सच टीवी, कराची। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच न्यूज़।